नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कहा जाता है युद्ध और राजनीति में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल के आरएसएस वाले बयान की टाइमिंग क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत को एक पत्र लिखकर कई सवाल उठाए। इस पत्र में केजरीवाल ने खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के नीति नियामक दृष्टिकोण पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने एक अहम सवाल पूछा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को 75 साल की उम्र में रिटायरमेंट का जो नियम दिखाया गया वह प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों नहीं लागू होता। इस प्रश्न के माध्यम से केजरीवाल ने यह जानने की कोशिश की है कि क्या यह नियम मोदी के लिए अलग है और सभी नेताओं के लिए अलग। इसके अलावा केजरीवाल ने जून 2023 में मोदी सरकार द्वारा 70,000 करोड़ के घोटाले के आरोप पर भी उन्होंने चर्चा किया। उन्होंने पूछा है कि जब मोदी ने एक नेता पर आरोप लगाया तो फिर क्यों वह उनके साथ सरकार बनाने को राजी हो गए। क्या यह स्थिति आरएसएस के लिए चिंता का विषय नहीं है। इस पत्र और केजरीवाल की नई भूमिका ने बीजेपी के लिए एक नई चुनौती खड़ी कर दी है जो उनके लिए सिरदर्द पड़ सकती है। अब सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या मोहन भागवत इन सवालों का जवाब देंगे और जवाब अगर देते हैं तो जवाब होगा क्या। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। सबसे पहले सभी का मैं परिचय करवा दूं जो हमारे साथ खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनीष गुप्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ मुरारी शरण शुक्ल जी हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। मुरारी जी, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रंजन सिंह जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। बहुत स्वागत सर आपका। के शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत के शर्मा जी। हमारे साथ ए के मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। ए के मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। साथ ही पवन शर्मा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। पवन जी, बहुत स्वागत आपका न्यूज इंडिया पर। पवन जी, चर्चा की शुरुआत आप ही से करेंगे और समझना यह चाहेंगे कि बीजेपी के अंदर की बातें हैं उसमें आम आदमी पार्टी को इतनी दिलचस्पी क्यों। देखिए, अब ये बात जो है अरविंद केजरीवाल जी ने पूछे हैं, 5 सवाल पूछे हैं। ये बीजेपी के अंदर के सवाल नहीं है, देश के सवाल है, देश की जनता के सवाल है। देश की जनता जानना चाहती है कि जो आरएसएस बनाए भारतीय जनता पार्टी उत्पन्न हुई तो अब उनसे सवाल पूछना लाजमी है। आज देश का माहौल है, भाजपा की गई ईडी का इस्तेमाल सरकारों को रही है, पार्टियों को उड़ रही, तो क्या ये जनता खतरनाक है कि नहीं है। आरएसएस का क्या सोचना है, आरएसएस पे क्या मानना है। वो जिन नेताओं को भाजपा को आरोप लगाते हैं, प्रधानमंत्री को जी खुद आरोप लगाते हैं, भ्रष्ट बताते हैं और भाजपा शामिल करके उनको मंत्री बना देते हैं, सीएम बना देते हैं। इस भाजपा का स्टैंड था, उसका आरएसएस का स्टैंड क्या है पता है भाई। देश को जानना चाहते हैं, खुद को अपने आप अपने आदत दिखाते हैं, अपने आप राष्ट्रभक्त है, वो अपने आप को क्लेम भी करते हैं। उसमें जब देश की बात आती है तो उन आदर्शों के विपरीत करती है तो आरएसएस की जिम्मेदारी क्या है। मोहन भागवत जी बताएं जिम्मेदारी क्या है। जब वो बीजेपी कहती है कि हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता मोहन भागवत जी क्या सोचते हैं, ये तमाम सारे सवाल जानना चाहती है तो मिलनी चाहिए। उम्मीद है इसका इन सवालों को क्या रहा है। देखिए, जो सवाल अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है या नहीं है, ये उनका अंदरूनी मामला है। जरूरत है या नहीं है वो डिसाइड कर लेंगे। 75 साल प्लस वालों का ये देश के लिए तो कुछ है नहीं, वो तो पार्टी के अंदर की चीज है, ठीक है, वो डिसाइड कर लेंगे। इसमें आम आदमी पार्टी को दिलचस्पी क्यों है। देखिए जी, ये देश के सवाल हैं, जनता के सवाल हैं। जिन नियमों का हवाला देखिए, खुद इन्होंने बनाए, खुद आरएसएस ने बनाए, बीजेपी के प्रधानमंत्री ने नियम बनाए, उन नियमों का हवाला देखिए तमाम सा नेता। तो वो देश के लिए नियम नहीं थे ना, वो देश के लिए नियम नहीं है पवन शर्मा जी, वो एक पार्टी के लिए है, वो देश के लिए नहीं है। देशवासी को इससे क्या लेना देना। देखिए, देश की राजनीति है, देश के वो नेता कलराज मिश्र से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी से लेके तमाम सा नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने 75 साल का हवाला देकर रिटायर किया। तो अब ये देश जानना चाहता है कि जो नियम था भाजपा का
वो प्रधानमंत्री मोदी पे लागू होगा कि नहीं? अमित शाह जी ने कह दिया नहीं होंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि आरएसएस का ऐसा मानना क्या है, ये सवाल मिलना चाहिए। ठीक है मुरारी शरण जी, अब इसका जवाब आप क्या दीजिएगा? 5 सवाल अरविंद केजरीवाल पूछ रहे हैं और बोल रहे हैं ये देश के सवाल है, देश की जनता ये जानना चाहती है। देश की जनता ये चाहती है कि केजरीवाल ने जेल जाने से पहले इस्तीफा क्यों नहीं दिया। देश की जनता ये जानना चाहती है कि केजरीवाल ने संविधान का मजाक क्यों उड़ाया। देश की जनता जानना चाहती है कि केजरीवाल के मंत्री जेल में रहने पर भी रिजाइन क्यों नहीं करते थे। सत्येंद्र जैन 1 साल जेल में रहने के बाद रिजाइन दिया। देश की जनता यह जानना चाहती है। केजरीवाल का मतलब देश नहीं होता, आम आदमी पार्टी का मतलब देश नहीं होता। केजरीवाल अपने सवालों को देश का सवाल बना देता है। इतना बेशरम आदमी पूरे भारत के इतिहास को छोड़िए, पूरे विश्व की राजनीति में कहीं देखने को नहीं मिलता है कि जेल में रहते हुए उसके मंत्री उसके मर्यादा कहते हैं कि केजरीवाल ने जेल से संदेश भेजा है, के शर्मा जी जेल से ऑर्डर भेजा है सरकारी विभागों को चलाने का। के शर्मा जी कि जेल से कोई लेकर नहीं गया है, जेल में कोई संदेश नहीं आया है। ये बेशर्मी की हद है, ये बेशर्मी की हद है कि राजनीति में रंगे हुए हैं पूरी तरह से भ्रष्टाचार में, और उसके बाद दूसरों से सवाल करते हैं। दूसरों से सवाल, बेईमान आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता है, इतने घोटाले करने के बाद भी अपने आप को ईमानदार कहता है। ठीक है, अब एके मिश्रा जी आपने सुना, दोनों को ही, आरएसएस से भी आपने सुना और पवन शर्मा जी को आम आदमी पार्टी से भी सुना। आपको लगता है कि देशवासी ये जानना चाहते हैं कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है या नहीं? 75 साल वाला जो फॉर्मूला है वो पार्टी का फॉर्मूला है, उससे देशवासी को क्या लेना देना? क्या आपको लगता है कि वाकई में देशवासी इन सवालों में इंटरेस्टेड है? नहीं, देखिए, देशवासी जिन सवालों में इंटरेस्टेड होते हैं वो सवाल मुद्दे बनते हैं चुनाव में, और देशवासी उस पर वोट दे करके जो है सरकार चुनते हैं जो उनके लिए मुद्दे हैं। यहाँ है क्या, जब आप किसी को अंगुली दिखाते हो ना तो 3 अंगुलियां जो है आपकी तरफ होती हैं। केजरीवाल सबसे पढ़े लिखे सबसे बड़े बेवकूफ है। कौवे से आप कोयल की भाषा मधुर बोली की जो है उम्मीद नहीं कर सकते। अब मैं केजरीवाल से पूछता हूँ, सवाल पूछने के पहले आप जरा जवाब दे दीजिए कि आपने अपने गुरु अन्ना हजारे के साथ क्या किया। आपने रामलीला मैदान में कसम खाई कि मैं गाड़ी बंगला घोड़ा नहीं लूंगा, अपने बेटों की कसम खाई, तो आपने क्यों ले लिया। मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। स्वाति मालीवाल जो आप ही के जो है अंडर में काम करती थी और दिल्ली की महिला उसकी जो है अध्यक्ष थी, तो उनको आपने उनकी मार पिटाई क्यों करवाई एक महिला के साथ। केजरीवाल केवल सवाल पूछते हैं, इनके पास कोई जवाब नहीं है, ना देश के बारे में। आरएसएस और बीजेपी दोनों अलग अलग विंग हैं। आरएसएस सेवा करती है। केजरीवाल को अगर सेवा के बारे में कुछ पूछना हो, कहीं भूकंप आया हो, गांव में पीड़ित लोगों के पास कोई चीज, स्कूल पहुंचा, विद्यालय नहीं पहुंचा, तो पूछिए। राजनीति का विषय है वो मोदी से पूछिए, बीजेपी से पूछिए, उनके वक्ता प्रवक्ता नेता हैं। वहां हिम्मत पड़ती नहीं है, क्योंकि वहां जाते हैं तो जेल चले गए, थप्पड़ खा के वापस आते हैं। तो इसलिए ये बीजेपी से नहीं, इनको पूछिए, सही जगह सवाल पूछिए। आरएसएस एक गैर राजनीतिक संस्था है, ये डिक्लेयर्ड है। केजरीवाल सब है, राजनीतिक भी है, समाज सेवक भी है, प्रश्नकर्ता भी है, उत्तर देने वाले भी वही है, कॉपी जांचने वाले भी वही हैं। तो केजरीवाल को तो कोई अधिकार ही नहीं। पहले जो सवाल हमने पूछे हैं, दिल्ली की जनता जो जानना चाहती है, अपने बेटों की कसम खाने के बावजूद आपने गाड़ी बंगला शीश महल क्यों लिया। स्वाति मालीवाल के साथ आपने क्या नौटंकी की और क्यों की। मनीष सिसोदिया मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने। आप जेल के बाहर आ गए, आपके 4 साथी जेल में क्यों पड़े रहे 10 साल से, आपने कुछ क्यों नहीं किया 2 साल से। है कोई जवाब केजरीवाल के पास? केजरीवाल के पास कोई जवाब है? कोई जवाब? अरे आरएसएस से क्या मतलब भाई, आरएसएस चुनाव में पार्टिसिपेट करती है। अरे आपके पास है तो आप जवाब दे दो। आप अगर मोदी बीजेपी से हिम्मत नहीं है सरकार से पूछने की सवाल, उधर जाते हैं तो वापस थप्पड़ खाते हैं। चले गए आरएसएस के पाकिस्तान के पास भी ये चले जाएंगे, भैया हमें सवाल का जवाब दो। गजब नौटंकी है साहब, शर्मा को पार्टी में शामिल। अरे गजब नौटंकी है साहब केजरीवाल की, या तो मान लो। अरे गजब नौटंकी है, सारे नौटंकी मंडलों की नौटंकी बंद। देश की जनता का फुल इंटरटेनमेंट। अब इनको जेल न भेजा जाए,
एंटरटेनमेंट होता रहेगा, मानसिक बीमारियां कम होंगी। बैटिंग कर रहे हैं आप देखो भाई। अरे हम किसी की बैटिंग, हमने 4 सवाल पूछे, आप बता दीजिए। आप तो अपनी पार्टी के बैटिंग के लिए ऑथराइज्ड है ना। अपने बेटों की कसम खाने के बाद गाड़ी बंगला घोड़ा क्यों लिया, शीश महल क्यों बनवाया, मनीष सिसोदिया सीनियरिटी में होते हुए उनको मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनवाया, दूसरे नेताओं को जेल से बाहर निकालने के लिए केजरीवाल ने क्या किया, मुझे बताइए। एक एक करके आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को जेल भेजा केजरीवाल ने। क्यों भेजा केजरीवाल ने जेल? स्वाति मालीवाल के साथ क्या मिसबिहेव आपने किया और क्यों किया? भूषण आपको मुबारक हो, कुलदीप सेंगर आपको मुबारक हो, आपको मुबारक हो। ठीक है, ठीक है, अरे सवाल का जवाब दीजिए प्रवक्ता महोदय। अब रंजन जी, आपकी पार्टी वाले कैसे प्रवक्ता रखते हैं जो सवालों पे मुद्दों पे बात ही नहीं करते? AK मिश्रा जी, ठीक है। नहीं, आम आदमी पार्टी वाले कैसे प्रवक्ता रखते हैं जो मुद्दों पे बात ही, 4 सवाल पूछे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, AK मिश्रा जी और पवन जी अब रुकिए, ठीक है। रंजन जी, अरविंद केजरीवाल ने आपकी सहयोगी पार्टी को लेकर के 5 सवाल, जिनमें एक सरकार से भी है कि जब आप ये कहते थे 70,000 करोड़ का घोटाला करने वाले को लेकर के मंच से आपने बोला, अचानक से उनके साथ जाकर के आपने सरकार बना ली, 75 साल वाला फॉर्मूला पार्टी के अंदर का, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, केजरीवाल जी के लिए एक मुझे शायरी याद आता है, उसी से मैं शुरू भी करूंगा। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों के पनाह में रोया। अजीब सिलसिला है ये अरविंद केजरीवाल जी के राजनीति के। कोई भरोसा के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। वाह 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 वाह, क्या बात है इरशाद। ये जो शायरी है, ये मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी पर 100 आने सच साबित होता है। ये देश के जनता को, पहले दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाए, पंजाब की जनता को बेवकूफ बनाए, अब पूरे देश में निकले हैं ये बेवकूफी का बाजार लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इनके प्रवक्ता महोदय से कि पहले अपने घर जब शीशे के हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकते। नहीं, इनको जो सवाल है वो सवाल वाजिब है या गैर वाजिब है? एकदम गैर वाजिब है। भ्रष्टाचार के लिप्त में इनकी पूरी कैबिनेट तिहाड़ के चक्कर काट चुके हैं। ये हिंदुस्तान के राजनीति में पहला ऐसी पार्टी है जो मुख्यमंत्री सहित सारे कैबिनेट मिनिस्टर जेल के अंदर थे। वहां से लोग मीम बनने लगे कि लोग कहने लगे कि ये कैबिनेट जो है जेल में चलती है। पवन जी, आज बीच में बोलने से आज नहीं आएगा, क्लियर नहीं आएगा। आज रिप्लाई कर लीजिएगा, मैं आ रहा हूं। आज जिस तरीके का ये पार्टी के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जब पहले अपने लोगों के साथ छलावा किया, इनकी पृष्ठभूमि देखिए, अब जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। अब ये छलावा की दुकान RSS तक लेकर चले गए और चाहते हैं कि जब अपना घर दुखी हो तो किसी और के घर में ऐसी आग लगा दिया जाए कि वो दुखी हो जाए। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता है कि RSS और भारतीय जनता पार्टी में कोई है। देश में पिछले 10 साल से मोदी जी का सरकार है। आदरणीय मोदी जी ने भ्रष्टाचारियों पर जिस तरीके से अंकुश लगाया है, और जो अंकुश लगाने के लिए जो तंत्र है, उस तंत्र का जब एक सरकार ही ऑटोनोमस बॉडी का उपयोग करेगी तो ये कहेंगे कि ये सरकार बनाने और गिराने के लिए करते हैं। यही सवाल का है ना इनका RSS का। RSS से जो पूछा गया है इनका सवाल, ये कहते हैं, इनका चिट्ठी में ये लिखा है कि 75 साल से ऊपर के लोगों को रिटायर, ये उनके रिटायरमेंट से इनको क्या दिक्कत है? वो रिटायर हो ना हो ये उनकी व्यक्तिगत मामला है। 75 साल के उम्र में रिटायरमेंट होगा या नहीं होगा, इससे देश की जनता और कैबिनेट और भारत की संविधान कहां से इसमें आता है? और इनके सवाल जरा सोचिए, ये कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को ये अपने पार्टी में शामिल करा देते हैं। ये तो ईमानदार पार्टी को ईमानदार व्यक्तियों को पार्टी में ज्वाइन कराते हैं और भ्रष्टाचार बना के निकालते हैं। तो भ्रष्टाचारी कौन है? भ्रष्टाचार का दुकान किसने लगा रखा है? ये तो केजरीवाल से जी से पूछने का विषय है। तीसरी चीज, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं अभिषेक भाई, आज इनके पास मुद्दा सिर्फ एक है कि कैसे केजरीवाल जी से भ्रष्टाचार का आरोप को खत्म किया जाए। मतलब उनके आरोप
ये मतलब उनकी भाषा है कि आरोप को कैसे खत्म किया वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, तो कोर्ट डिसाइड कर लेगा। मगर संविधान सबके लिए बराबर होता है सर। बिल्कुल, संविधान सबके लिए बराबर है और वही उसी संविधान से चीजें चलेंगी। पार्टी का अपना अगर कोई नियम है तो वो पार्टी का विषय है, देश का विषय कैसे हो जाता है ये सवाल है। पवन जी, आता हूं आपके पास। अरविंद केजरीवाल की प्रतिक्रिया है, उन्होंने जो बात कही थी वो सुनवाते हैं। मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या यह देश के लिए सही है? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे, देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया। जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता है यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आज की बीजेपी के इन कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी मोदी जी से यह सब ना करने के लिए बोला? मेरा चौथा प्रश्न है मोहन भागवत जी से। जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, बीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि यह नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल दागे हैं मोहन भागवत से। के शर्मा जी, 5 सवाल आपने भी सुने। आपको लगता है कि इन सवालों का महत्व है देश के हर नागरिक के लिए? देश के हर नागरिक को इसके जवाब चाहिए क्या? मुझे लगता है कि पार्टी का सवाल, जो भी नेताजी सवाल करते हैं तो पार्टी का सवाल होता है। जनता का सवाल तब होता है जब जनता के बदले प्रेस एक कॉन्फ्रेंस होता और मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और जनता की सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा होती, वो जनता का सवाल होता। बट हर नेता वादा करते हैं, चाहे वो केजरीवाल हो कि हम, जैसे हमारे भाई यहाँ पे हैं AK मिश्रा जी, कि वहां पे उनसे गाड़ी बनवा मना किए फिर भी लिए। देखिए ये फॉर्मूला सिर्फ एक नेता पे नहीं होता है, सभी नेता पे होता है। क्योंकि मोदी जी भी बहुत कुछ कहे थे, 15 लाख देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अमित शाह कहा था कि मैं नीतीश कुमार से हाथ नहीं मिलाऊंगा, हाथ मिलाया। पॉलिटिक्स में देखिए कोई भी कमिटमेंट और डेडिकेशन नहीं होता। ये आपको पता है, सत्ता का कुर्सी पाने के लिए लोग कितना गिर जाते हैं, तो वो हर पार्टी पे ये लागू होता है। बट ये लोग जो कहते हैं ना, मर्यादा का भाषा भी होना चाहिए लोगों का। हम इतना गिर गए, हमारा स्तर जितना गिर गया है कि एक नेता दूसरे नेता को गाली देने लगा। पहले तो प्रवक्ता देते थे, अब तो पॉलिटिकल एनालिस्ट भी गाली देने लगे हैं, या उनके शब्दों का भी उच्चारण खराब हो गया।
पर जनता कभी भी बेवकूफ नहीं बनती। हम जनता को बेवकूफ बनाते हैं, लेकिन नेता सोचता है कि हम जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ 5 साल बेवकूफ बना सकते हैं, उसके बाद नहीं। भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो कोर्ट से ही साबित होगा। भ्रष्टाचार जो है आपके जो एक मुद्दा था कि आपने जो बताया कि कोर्ट ही फाइनल करेगा कि भ्रष्टाचारी है या नहीं। जो मुख्य सवाल है, बीजेपी को आरएसएस की जरूरत है या नहीं है, इससे क्या लेना देना है देश के हर नागरिक का? कोई लेना देना है? 75 साल में मोदी जी 75 साल में रिटायर हो या 80 साल में रिटायर हो या 90 साल में रिटायर हो, इससे किसको लेना देना है? किसी को नहीं लेना देना। क्या लेना देना? 75 साल में रिटायरमेंट है, किसने बोला था? हम जो किसी ने तो डिसाइड नहीं किया था। जब मुरली मनोहर जैसे बड़े नेता और भी जो थे, जब उनको दरकिनार किया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को बरकरार किया गया था, तो उन्होंने ही एक मार्गदर्शक रूप में रखा गया था कि ये हमारे पार्टी के मार्गदर्शक रहेंगे। तो ये उनके खुद की ही डिसीजन था। ऐसे तो नहीं हमारे सपने में हमें आ गया, हमारे सरकार ने हमें सपने में दे दिया था। के मिश्रा जी, आपने संविधान की किताब देखी है जिससे हमारा देश चलता है, क्या उस संविधान की किताब में कहीं वो लिखा हुआ है कि वो 75 साल, तो उसका क्या लेना देना? इससे कोई लेना देना भी है? इनके पार्टी का संविधान था, उन्होंने खुद जो है ना, लेकिन 2 तरह का संविधान होता है, कस्टम और दूसरा लिखित। तो लिखित नहीं, तो उसमें बदलाव संभव है या नहीं है? अभी तो 1 साल है, उसमें बदलाव संभव है? संभव है ना? लेकिन दूसरे नए हमें ख्याल से देखिए, पार्टी बड़ा नहीं होता है, पार्टी बड़ा होता है, नेता बड़ा नहीं होता है। और यदि कोई पार्टी के कुछ नव युवक यदि संभालते हैं तो उसमें मोदी जी यदि मार्गदर्शक के रूप में मार्ग दे सकते हैं, पार्टी के शर्मा जी, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, उसमें बदलाव संभव है या नहीं है? और रही बात केजरीवाल जी की बात, तो दुश्मन का जो दुश्मन होता है ना, वो हर कोई दोस्त रह जाता है। ये उन्हीं से सीखना पड़ेगा कि किस तरह से वो दो। अब मनीष जी, आपकी वॉशिंग मशीन की कहानी जो है उन्होंने बताया, वॉशिंग मशीन हाँ, तो उस पर सवाल उठाइए ना, वो विषय है, वो विषय है, वो बिल्कुल विषय, उस पर सवाल उठने चाहिए। ठीक है मनीष जी, वॉशिंग मशीन खरीदने गया था, वॉशिंग मशीन वही मिलेगा। ठीक है के शर्मा जी, ठीक है। अब मनीष जी, आपको क्या लगता है कि ये जो 5 सवाल हैं, ये 5 सवाल देश के हर नागरिक को जानने का अधिकार है कि इनके 5 के जवाब उन्हें मिल जाएं? बहुत जरूरी सवाल हैं। मनीष जी, बड़े अच्छे प्रश्न पूछे हैं केजरीवाल जी ने, उनके जवाब देश की जनता को जानने चाहिए। लेकिन ये प्रश्न केजरीवाल क्यों पूछ रहे हैं? आखिर केजरीवाल का क्या इंटरेस्ट है? चलो हम ये मान सकते केजरीवाल एक विधायक हैं, देश के चुने हुए राजनीतिज्ञ हैं, एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, राष्ट्रीय पार्टी के पूछ सकते हैं। लेकिन प्रश्न वही पूछे जो अपने से पूछे गए प्रश्नों के जवाब देने की हिम्मत रखे। अब क्या मैं आम आदमी पार्टी से संबंध ना रखते हुए आम जनता का व्यक्ति अगर कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, तो क्या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे मित्र पवन भाई उनका जवाब दे पाएंगे? पहला प्रश्न मैं ये पूछता हूं कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने मीटिंग की, सबसे बड़ा फोटो अरविंद केजरीवाल जी का लगा था, क्या उन्होंने अपने गुरु को त्याग दिया? पहली बात। दूसरी बात, क्या अन्ना हजारे उनको वक्त पर गालियां देते हैं? क्या केजरीवाल जी उनसे सहमत हैं? तीसरी बात, जिस तरीके से आतिशी ने मुख्यमंत्री की जो कुर्सी थी उसको कह दिया कि केजरीवाल की कुर्सी है, मेरी नहीं है, क्या अरविंद केजरीवाल इससे सहमत हैं? चौथी बात, जिस तरीके से कई सारे राजनीतिज्ञों को लेकर अरविंद केजरीवाल जी ने बयानबाजी की, आरोप लगाए और बाद में लिखित में, मौखिक में, कोर्ट में माफी मांगी, क्या उन्हें अपने कृत्य पर पछतावा है? इसके अलावा मैं एक और बात पूछता हूं, बड़ी बड़ी बातें करते थे अरविंद केजरीवाल की मैं ये करूंगा, एक व्यक्ति एक करूंगा, क्या उन्होंने अपनी संविधान में करके ये मुक्ति का संयोजक भी रहने का जो प्रोविजन, क्या ये उनकी नजर? लेकिन इसमें मनीष जी जो बातें हैं, कुछ ऐसी बातें पब्लिक डोमेन में हैं, कुछ बातें पब्लिक डोमेन में हैं, तो उसके जवाब तो जनता को मिलने चाहिए। मेरे प्रश्न, क्या केजरीवाल उचित मानते हैं? आम आदमी उचित मानते हैं?
और उसके बाद एक बार बताइए। नहीं, मैं ये पूछ रहा कि जो अरविंद केजरीवाल ने सवाल पूछे हैं, बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है, तो पब्लिक डोमेन वाली चीजें, उसका जवाब तो जनता को चाहिए ही होता है। अब मैं एक और बात पूछता हूँ, जब आतिशी आज कह रहे हैं अगली बार, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगली बार चुनाव जीत के आऊंगा, तो क्या जमानत की शर्तें तब उन पर लागू नहीं होंगी 6 महीने बाद? तो वो कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे? तो क्या उन्होंने इस बात को लेकर अपने वकीलों से ओपिनियन ले ली है? ठीक है, दरअसल स्थिति ये है, सुनिए बताता हूँ अभिषेक भाई क्या है। इस तरीके के प्रश्न उठाकर वो एक राजनीतिक सनसनी बनाना चाहते हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति इसका जो जवाब देगा उसके पीछे के और 4 क्वेश्चन पूछ के माहौल को गरमाना है। ठीक है, इस तरह की छापामार राजनीति कर एक बार अरविंद केजरीवाल सफल हो चुके हैं। पवन शर्मा जी अब आपके पास आ रहे हैं और समझना यही चाहेंगे कि देखिए, जब आप सियासत में, यानी आपकी पार्टी जब उदय हो रहा था आपकी पार्टी का, उस समय कई ऐसी बातें कही गई थी, उसको आज पार्टी क्या फॉलो कर रही है, ये भी सवाल पूछे जाएंगे। अगर ये 5 सवाल के जवाब देश की जनता को चाहिए, तो उसके जवाब भी तो देश की जनता को चाहिए होगा। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, हमने कहा था पार्टी बनाते समय देश के लोगों के लिए काम करेंगे, स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, लेकिन आज सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएस इसके लोगों के लिए नैतिकता का जो मापदंड है, वो मापदंड लागू होते हैं नहीं, ये सवाल सबसे बड़ा। मैं चाहता हूँ मोहन चाहता हूँ केजरीवाल जी देश के लोगों के लिए, देखिए पवन जी है कि नहीं है? नहीं पवन जी, जब पार्टी बन रही थी आपने कहा था आपकी पार्टी का जन्म ही हुआ है भ्रष्टाचार के विरोध में, और आपने कहा था कभी भ्रष्टाचारी से हाथ नहीं मिलाएंगे। लालू यादव के साथ आप मंच साझा कर रहे हैं, तो जनता को तो ये खटकेगा ना कि आपका उदय किस चीज के लिए हुआ और आप कर क्या रहे हैं। देखिए, अब लालू जी के बेटे के साथ है, ये थोड़ा सा कनेक्शन कर लीजिए। के शर्मा जी, लालू यादव के साथ तस्वीर मैं दिखाऊं आपको, तस्वीर है तो पटना वाली तस्वीर याद है? और उनके बेटे तेजस्वी यादव पे भी आरोप है सर, तेजस्वी यादव पे भी आरोप है, सजा काटने के बाद लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव पे भी आरोप है। ये आरोप है ना, तो अब तो नहीं हुआ है। हाँ। अभिषेक जी, आप 3 साल सजा काट दिए, सजा काटने के बाद आप फिर वापस अच्छे इंसान बन गए, ध्यान रखिएगा। के शर्मा जी, तो वही तो मैं मुझे तो वही है कि सवाल अगर ये है तो सवाल वो भी है, सारे सवालों के जवाब फिर जनता को तो चाहिए होंगे ना। ठीक है, ठीक है, के शर्मा जी वेट, 12 साल से लोकपाल बिल क्यों नहीं दे दूं, ऐसे डिबेट कैसे हो? रुक जाइए, हाँ बोलिए पवन जी। देखिए, मुझे लगता है कि मैं आंसर पूरा कर देता हूँ। देखिए, बात इस बात की मापदंड आप दूसरी करते हैं, वो लागू होने चाहिए। आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा शामिल नहीं कराया, मैं और आप कोई बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर ये कहे कि 70,000 चक्की सिंह और एक हफ्ते बाद करा दे, बना दे है। जब कोर्ट के अंदर केस गया, केजरीवाल जी ने नैतिकता के आधार पर क्या कहा, मैं चाहूंगा और तय करेगी। पवन जी, मुझे एक चीज बताइए, पवन जी 12-13 का वो दौर आपको भी याद होगा, आप जिस भी नेता के खिलाफ आरोप लगाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, आप सबसे पहले इस्तीफा मांगते थे कि पहले इस्तीफा दीजिए उसके बाद जांच होगी। जब आप पे आई तो आपने पहले जांच चलने दीजिए, हम इस्तीफा नहीं देंगे। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है या नहीं है? मुझे लगता नहीं, अब मैं पूरी बात जाता है। देखिए, हमने इस्तीफा इसलिए नहीं किया, आज तक 2 साल लंबी जांच हो गई, इतनी सारी रेड हो गई केजरीवाल जी के ऊपर, एक पैसे का सबूत मिला, तो कोर्ट ने कहा कि के तोते की तरह काम कर रहे हैं, 22 हुए काम कर रहे हैं। के तोते कौन है? आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती है, ये पार्टी तोड़ देती है, सरकारें तोड़ देती है, सब कुछ खत्म कर देती है। तो हमने तो बंदिश नहीं की इस्तीफा देने की। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि जनता की अदालत तय करेगी, जनता का करेगा। अगर आपको लगता है कि आप अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार है तो हिम्मत, मुझे लगता है पहला कोई शख्स इतनी बड़ी हिम्मत काम किया होगा। अरे वो भारतीय जनता पार्टी जो नेता की बात करते हैं, जिन नेताओं पर आरोप को शामिल करा लेते, ये बड़ी शर्म की बात। भाई बाजे सवाल जो नैतिकता की बात करते हो, उसको मापदंड रखते हो, आपके मापदंड होने चाहिए। भाई आप कहते भाई हमने तो नहीं बनाया, अब देखिए आपने बनाया। जिन नेताओं पे
कार्यकाल का हवाला दे पार्टी क्या भारत राष्ट्र क्या उन नेताओं को आप मोदी जी पर वो नियम लागू नहीं होगा। आसान सवाल है। अरविंद केजरीवाल सवाल पूछे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर आरएसएस के अंदर सन्नाटा है, सवाल बड़ी जायज। ठीक है, सवालों का जवाब मिलने मुरारी जी अब बोलिए। मुरारी जी ठीक है, पवन जी आते हैं फिर से। मुरारी जी। अभिषेक जी, देश की जनता जानना चाहती है कि लोकपाल कहां है। अरविंद केजरीवाल ने अपने ऊपर लोकपाल क्यों नहीं बिठाया। लोकपाल बिल दिल्ली के विधानसभा में नहीं लाया जा सकता था, वो लाने का नाटक क्यों किया केजरीवाल ने। क्योंकि दिल्ली स्वतंत्र रूप से पूर्ण राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहां की विधानसभा में बिना पार्लियामेंट के एलजी की परमिशन के बिना ऐसे बिल नहीं लाए जा सकते। लेकिन वो नौटंकी केजरीवाल ने क्यों किया। केजरीवाल ने आधे दर्जन से अधिक नेताओं ने इनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस किए थे। नॉर्मल डिफेमेशन नहीं, क्रिमिनल डिफेमेशन के केसेस किए थे। और केजरीवाल ने न्यायालयों में लिखित माफी मांगी है, रिटर्न में मांगा है माफी। केजरीवाल जैसा बेशरम नेता जो शीला दीक्षित के खिलाफ 1000 से अधिक नहीं मांगने वाला बड़ा होता है। मुरारी जी अभी ये तो सच माफी भी मांगे, आपके नेता तो माफी तक नहीं मांगते हैं। आज सुनिए, मैं आपके बोलते समय बोल नहीं रहा था। सुनो जनता का सवाल है। आप अभिव्यक्ति की आजादी मेरी छीनने की कोशिश मत करो। क्या अभिव्यक्ति आपके बोलते समय मैं नहीं बोल रहा था। के शर्मा जी बीच में नहीं, देखिए अरे के शर्मा जी रिप्लाई कर लीजिएगा प्लीज। सिविल डिफेमेशन में क्या डिफरेंस है बता दो दीजिए। आपने बता दिया। अरे बताइए के शर्मा जी प्लीज वेट। के शर्मा जी प्लीज सर डिफरेंस क्या है। बीच में नहीं सर, आप अपने समय में बोल लीजिएगा प्लीज। क्या डिफरेंस है पूछिए। कर पार्टी से भगाया गोपाल राय कहाँ थे, कुमार विश्वास कहाँ थे। आखिर सारे लोगों को कहाँ भेजा केजरीवाल ने। केजरीवाल की बात वो सारा आखिर सब लोग कहाँ गए। ठीक है के शर्मा जी और मुरारी जी ठीक है। AK मिश्रा जी अब देखिए सवाल ठीक है। मुरारी जी और के शर्मा जी अब रुकिए। के शर्मा जी ऐसे बीच में नहीं, देखिए मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूँ प्लीज। ठीक है मुरारी जी अब रुकिए। AK मिश्रा जी अगर के मिश्रा जी के शर्मा जी पढ़ लीजिएगा उसको। ठीक है सर, ठीक है चलिए सर केबीसी हम यहाँ नहीं खेल रहे हैं। ठीक है कोई नहीं सर, यहाँ केबीसी हम नहीं खेल रहे। ठीक है AK मिश्रा जी अब बड़ा सवाल ये है कि अगर सवाल ये है तो सवाल वो भी हैं जो 12-13 के दौरान बहुत सारी बातें कही गई थी। जवाब तो दोनों के चाहिए होंगे क्योंकि दोनों पब्लिक डोमेन में है। चूंकि पार्टी के अंदर की चीजें हैं इस वजह से जनता को ज्यादा मतलब होता नहीं है। नहीं जवाब दोनों के नहीं चाहिए, उसके पीछे कारण है। देखिए केजरीवाल के पास अब कोई काम नहीं है। कोर्ट ने जो प्रतिबंध लगाए हैं कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, अब बेचारे करेंगे क्या। पार्टी में इनको भाव मिल नहीं रहा है, जनता में भाव मिल नहीं रहा है। ये केवल एक शैतानी और शरारत, मूर्खतापूर्ण शरारत की बात है। 3 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है। चलिए आरएसएस और बीजेपी को पॉलिटिकली एक मत देखिए। आरएसएस तो स्वयं बोलता है, सारे लोग जानते हैं कि भाई आरएसएस तो एक स्वयंसेवी संस्था है, सेवा करने के लिए और वैचारिक संस्था है। बीजेपी से जो इन्होंने 3 सवाल पूछे हैं अभी तक जवाब नहीं आया, लेकिन उसका जवाब ले लीजिए। जैसे कि जी आरएसएस तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, बीजेपी उससे निकली है, तो इन सवालों के जवाब देने चाहिए। भाई अन्ना हजारे आंदोलन आपके लिए मदर ऑर्गेनाइजेशन थी। कहाँ है अन्ना हजारे, कहाँ है उस वक्त के सारे नेता। प्रशांत भूषण किधर है, जो सारे लोग मंच पे दिखते थे, जिन्होंने संघर्ष किया
उनको साल 2 साल 4 साल में ही आपने हटा करके भगा दिया अपनी पार्टी से। इसका जवाब है, अरे सुन लीजिए, अरे सुनिए, दूसरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मिश्रा जी ऐसे नहीं होगा, एक मिनट, के मिश्रा जी ऐसे दिक्कत होती है, प्लीज ऐसे दिक्कत होती है। इंपॉर्टेंट सवाल कई दिनों से मीडिया में है, अरे सुन लीजिए ना यार। इनको लगता है कि ये बहुत बड़े जानकार हैं, इनको जानकारी। के शर्मा जी प्लीज ऐसे सिचुएशन मत कीजिए कि मुझे ऑडियो डाउन करवाना पड़े। के शर्मा जी, अरे मुद्दे की बात करिए। के शर्मा जी वो अपने समय में अपनी बात रख रहे हैं, आप अपने समय में अपनी बात रख लीजिए। मुद्दे की बात करिए शर्मा जी। के शर्मा का ऑडियो डाउन कीजिए। समझ गए ना? बोलिए मिश्रा जी, अब बोलिए, ऑडियो डाउन है। बोलता रहता है, ठीक है, नहीं, वकालत मत झाड़िए यहाँ पे, ये आपकी कचहरी नहीं लगी है। एक मिश्रा जी ऑडियो डाउन है, मुद्दे की बात करना है तो करिए। अब बोलिए, अब बोलिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और जिज्ञासा था कि जी जेपी नड्डा साहब ने ये बोला अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं। विपक्ष ने किया क्या, इसको इतना मिस इंटरप्रिटेट करके प्रेजेंट किया। नड्डा साहब के कहने का मतलब यह था कि एक मदर ऑर्गेनाइजेशन या गार्जियन बहुत खुश होती है जब वो अपने बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा होते हुए देखती है। 70 साल 75 साल के संघर्ष के बाद बीजेपी अपने पैरों पे खड़ा हुई, तो नड्डा साहब ये बोलना चाहते थे कि हम धन्यवाद देते हैं, हमारी कृतज्ञता है कि आज आपने हमें अपने पैरों पे खड़ा किया। मतलब अब हमें आपके अवलंबन आशीर्वाद की जरूरत है, लेकिन वो उस तरीके की नहीं है कि जैसे केजरीवाल हर जगह से या दूसरे लोग, राहुल गांधी तो अमेरिका से जा करके मदद मांग रहे हैं कि कन्हैया पे बैठाओ। ये मतलब था मिस इंटरप्रिटेशन, विपक्ष वालों ने षड्यंत्र करके किया। तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट चीज, केजरीवाल जिन प्रिंसिपल्स की डिमांड कर रहे हैं कि इनके जवाब दो, मैं तो समझता हूं कि सवाल पूछने के वो हकदार नहीं है। इन्होंने जितने प्रिंसिपल्स बनाए थे सारे प्रिंसिपल्स खुल्लम खुल्ला इन्होंने तोड़े हैं, हर पार्टी के अंदर तोड़े हैं, पार्टी के बाहर। अब है क्या, ये हताश हो गए हैं। पूछे तो किससे पूछे, इंडिया अलायंस के जितने इनके, कांग्रेस से तो पूछेंगे नहीं, उनको स्टेज शेयर करेंगे नहीं, लालू यादव से पूछेंगे नहीं, इनके अपने पुराने साथी हैं नहीं, मीडिया भाव देती नहीं, बीजेपी के पास जाएंगे तो मुंह की खाते हैं। तो अब चलो संघम शरणम गच्छामि, अंतिम अपना बचाने के लिए संघम शरणम गच्छामि। अरे सीधे चले जाइए ना नतमस्तक होकर संघ की शरण में। रंजन जी, क्या ये वाकई में जो सवाल हैं, जैसा ए.के. मिश्रा जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ हताशा वाले सवाल हैं? देखिए अभिषेक भाई, मुझे तो अन्ना आंदोलन के, मैं उस समय मैं छात्र जीवन में था, दिल्ली में ही था, और छात्र जीवन में अन्ना आंदोलन में मैं भी पार्टिसिपेंट रहा था। काफ़ी करीब से इनके अन्ना आंदोलन के में लगभग जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सभी राजनीतिक पार्टियों की वर्कर अन्ना आंदोलन को एक गैर राजनीतिक आंदोलन मानकर और उसमें एक सामाजिक आंदोलन मानकर उसका हिस्सा हुए थे। सही बोला सर ने कि एक टेबल पर जब अन्ना आंदोलन की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी, मैं भी उस समय छात्र जीवन में था, तो उसके लिए रिसोर्सेस संसाधन जुटाने में मेरी भी छोटी मोटी भूमिका हुआ करती थी। कुमार विश्वास, किरण बेदी, प्रशांत भूषण जी, शशि भूषण जी, योगेंद्र यादव, साजिया इल्वी, ये जितने भी नाम मैंने आपको लिए, ये फ्रंट के टेबल पर बैठ के अन्ना आंदोलन का स्क्रिप्ट लिखा गया। आज तो एक भी नहीं है। वो तो बिना 75 साल के रिटायर हो गए। अब जरा सोचिए कि बिना 75 2-4 साल भी नहीं हुए, बिना नहीं, उनकी एज 75 साल नहीं थी तब रिटायर हो गए। उनकी तो राजनीतिक करियर शुरू करने से पहले इन्होंने खत्म कर दिया। और ये जो बिस्किट का, चॉकलेट का पैकेट जो पंजाब से मंगवाते भगवंत मान जी से, पूछे कि ये भ्रष्टाचार का कोटेड है वो चॉकलेट या नहीं है। दूसरी बात कि इन्होंने 2013 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के भ्रष्टाचार के आरोप का ऐसा गाथा इन्होंने पूरी दिल्ली में 70 विधानसभा पे घूम घूम कर गाया, और जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो उसी कांग्रेस के शरण में जाकर उन्होंने अल्पकालीन सरकार बना लिया। सोचिए जरा, शीला दीक्षित को हराकर उन्हीं के शरण में जाके सरकार बना लिया। इनको लगा कि नहीं जी, गलती हो गई हमसे, फिर उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देके फिर से जनता को फ्री बिजली और फ्री पानी के लिए, लेकिन फ्री बिजली और फ्री पानी के चक्कर में
दिल्ली के जनता को, आधी से ज्यादा जनता को बीमार कर दिया, टैंकर माफिया बना दिया। ऐसे ऐसे लोगों को आप पूछ लीजिए सत्येंद्र जैन जी से कि दिल्ली जल बोर्ड का कितना राशि उनके किन किन रिश्तेदारों के पास है। उसके बाद जो फ्री बिजली का स्क्रिप्ट इन्होंने लिखा, आज के डेट में बिजली की मार से दिल्ली की जनता रो रही है। मैं आपको पहले सुन लिया जाए। इन्होंने कहा इनको बेशर्म शब्द से बड़ा तकलीफ होती है। पहले मैं के शर्मा जी को ये बता दूं, बेशर्म असंसदीय भाषा नहीं है। शर्म इसलिए नहीं आती केजरीवाल जी को, सुन लीजिए पहले, शर्म इसलिए नहीं आती क्योंकि इस देश में राजनीति करने के लिए बच्चों की कसम खा के और वो सारे वो सत्ता के सुख में अपने आप को वापसी करते हैं, वो शीश महल की वापसी करते हैं। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं है? जो आपने जो बताया थे, जिस भ्रष्टाचार के उस समय बातें कही गई, जिस भ्रष्टाचार फॉलो किया जा रहा है या नहीं? आज दिल्ली में जन लोकपाल नहीं आ सकता था, क्या पंजाब में नहीं आ सकता था? बिल्कुल आ सकता था, आ सकता था कि नहीं आ सकता था? अब के शर्मा जी, वो पूर्ण राज्य की दर्जा नहीं है सरकार। ठीक है रंजन जी, लेकिन वहां से तो बिस्किट और अब के शर्मा जी अब बोलिए, तो कैसे लाएंगे? वो चॉकलेट और बिस्किट का चॉकलेट और पैकेट जो है, चॉकलेट के पैकेट जो जन लोकपाल के भेंट कर जाएगी। डर लगता है, इससे ज्यादा डरपोक हर किसी के बीच में तो आप ही बोल रहे थे, राजनीति में हर किसी के बीच में आप ही बोल रहे हैं। ठीक है रंजन जी और मुरारी जी, अब रुकिए। आज आपको आतिशी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना आ गया, चुनाव सर पे है। ठीक है रंजन जी और मुरारी जी, आप कह रहे हैं मुरारी जी, रंजन जी और पवन जी, अब रुकिए। के शर्मा जी योर टर्न, बोलिए अब। के शर्मा जी, ठीक है, हो सकता है मुरारी जी को शुगर यदि बढ़ गया है या बीपी चेक कर लिया, चेक करवा लेंगे। लेकिन जो बार बार जनता की जो सवाल ये कर रहा है, अगर बीपी बढ़ गया, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ठीक है मुरारी जी बढ़ाने की बात आप जेल में कर रहे थे। ठीक है मुरारी जी वेट, ठीक है के शर्मा जी ने जिस तरह से बात किया, इनकी बातों का वेट मैं नहीं करूंगा। नहीं सर, अगर कुछ ऐसा होगा मैं खुद रोकूंगा, रिलैक्स रहिए। ठीक है मुरारी जी रुकिए। ठीक है के शर्मा जी बोलिए। मैं ये बोला कि जब दूसरे को हम भाषा का संयम नहीं रखते ना, तो बोलने तो गाली देने सभी को आता है, ठीक है ना? मुरारी जी रिलैक्स। नहीं मुरारी जी, मैं वो होने नहीं दूंगा, मैं खुद रोक दूंगा, आप रिलैक्स रहिए, मैं खुद रोक दूंगा। मैं तो सिर्फ शुगर बोला हूँ, ज्यादा तो कुछ बोला भी नहीं है। बोलिए के शर्मा जी, प्लीज पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं। नहीं, उनका साथ मुझे पीछे लगाना था। नहीं पर्सनल नहीं के शर्मा जी, क्योंकि पर्सनल हो रहे थे थोड़ा सा डिबेट में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पार्टी देखिए विषय की मुरारी जी नहीं के शर्मा जी, आप देखिए कहते हैं जो बोएगा वही काटेगा। आपने उनके टर्न में वही था। ठीक है मुरारी जी रुकिए, अब बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखिए हर पार्टी, मैं पहले भी कहा हूँ, वादे हर पार्टियों ने किया, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, जनता के साथ। देखिए आज तक किसी ने सवाल को हर पार्टी से पूछना चाहिए कि क्या जिस आप भ्रष्टाचार के लिए लड़ते थे और वो भ्रष्टाचार पार्टी के नेताओं को आप अपने पार्टी में सीएम बना रहे हैं, आप वो चीजें आप जैसी आपकी पार्टी में आ रहा है, ईडी सीबीआई का छापा, एक भी ईडी सीबीआई का छापा आप दिखा दो जो दूसरे सत्ता पक्ष के किसी नेता को, ऐसा कोई पार्टी नहीं हो सकता जो 100% विशुद्ध रूप से शुद्ध हो। अरे कभी चांद में भी दाग होता है, ऐसा हो नहीं सकता दाग ना हो। तो ये कहीं ना कहीं केजरीवाल ईमानदार है केजरीवाल, पूरा देश हंस रहा है केजरीवाल जी पे। कहाँ है आप? जो कसम उन्होंने खाए, वो सारे कसम को उन्होंने बेच लिए। ईमानदारी कैसे हो सकता है? और सुनिए, उसके बाद में निगम परिषद में उन्होंने सत्ता आई, क्या बात करते देश हंस रहा है? अरे शर्म कीजिए महाराज, क्या आपने अपने मन से अपने घर की कहानी है आप? अरे शर्म करो, भ्रष्टाचार का पक्ष लेने के
लेने के लिए आगे बताए। दूध के दूल्हे हैं, कम से कम लोकपाल के नाम पर सत्ता में आए रखे हुए हैं। जनता को भ्रष्टाचार से बरी कर। ठीक है के शर्मा जी, रुकिए। मनीष जी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है? हाँ मनीष जी, अब आपसे कमेंट चाहेंगे कि आ रही है आवाज मनीष जी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी। मनीष जी अब देखिए, दिक्कत यही है कि अगर खुद पे आती है तो मुश्किलें, चाहे कोई भी पार्टी हो। मनीष जी आवाज मिल रही है? लगता है मनीष जी का फ्रेम चला गया है। लेकिन जब खुद पे आती है तो मुश्किलें हर पार्टी के लिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जैसे के शर्मा जी ने कहा कि कोई भी पार्टी हो। पवन जी, अगर खुद पे आती है तो मुश्किलें हर पार्टी की बढ़ जाती हैं, चाहे वो अब आप लोग बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं, बीजेपी आपसे सवाल पूछ रही है कि आप ही बता दीजिए कि आपने क्या किया। कांग्रेस पे आती है तो वहां भी मुश्किलें। पवन जी। सर मैं ये कहना चाहता हूं कि हर राजनीति पार्टी का उदय किसी न किसी एक एजेंडा को लेकर हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा था धारा 370, राम मंदिर, जो राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण, ये सारे मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी का निर्माण, वो तो अपने दिशा में कार्य करते दिख रही है। लेकिन क्या केजरीवाल जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो पार्टी खड़ा की थी, क्या भ्रष्टाचार के गोद में बैठ के? रंजन जी सवाल भी तो इसीलिए है ना कि अगर आप 5 सवाल पूछ रहे हैं तो ईडी सीबीआई को लेकर के, आप राष्ट्रपति से के पास जाते, आरएसएस इस पे क्या जवाब देगी? वो तो 75 साल में रिटायरमेंट की बात की है, इन्होंने तो 30 साल 40 साल के युवा को रिटायर कर दिया। कोर्ट में जाते थे ना, इसमें सारी विपक्ष की पार्टियां। सवाल यही है, अब हिम्मत नहीं है केजरीवाल जी को। सुनिए, मैं जानता हूं ये भारतीय राजनीति के सबसे डरपोक पॉलिटिशियन है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं, ये जिस चीज से डरे उनको किनारा कर दिया। नहीं, ये डरते थे प्रशांत भूषण जी से, ये गंदा आजम से डरते थे। तरफ बढ़ूंगा। और एके मिश्रा जी देखिए, रंजन जी अच्छा भविष्यवाणी जानते हैं, ये भी पूछ लीजिए कि और कौन कौन डरपोक हो गया है। अरे वो तो जनता तय कर देती है। ठीक है, अरे सर आप देखिए तो जनता का मिजाज नहीं पकड़ पा रहे हैं। मिश्रा जी बहुत बुरा। ठीक है रंजन जी और के मिश्रा जी, यही देखिए यही दिक्कत होती है, बीच में नहीं सर, प्लीज बीच में नहीं। गंगा जी में चाबी फेंक दी के मिश्रा जी, मियां मुस्लिम बनाओगे, नहीं तो नहीं मुख्यमंत्री मुस्लिम। माफ कीजिएगा के शर्मा जी, ऐसे बीच में नहीं सर, ऐसे नहीं, बीच में ऐसे नहीं। एके मिश्रा जी, अब देखिए सवाल यही है कि जब खुद पर आती है तो फिर मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, चाहे कोई भी पार्टी। नहीं, सवाल ये है ना कि क्या प्रश्न आने चाहिए। हाँ। और राजनीतिक पार्टी अलग है, आरएसएस अलग है। इनफैक्ट आरएसएस एक एनजीओ भी नहीं है, केजरीवाल की तो एनजीओ थी, आरएसएस एक रजिस्टर्ड एनजीओ भी नहीं है। शुद्ध विशुद्ध भारतीय तरीके से स्वयंसेवी संस्था कि बिना किसी लोभ लालच के जहां जरूरत हुई जितनी शक्ति उतनी सेवा कर दिया। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है, पार्टी में जी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, जिला अध्यक्ष कौन बनेगा, महिलाएं कितनी, पुरुष कितने, ये सवाल है। और कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी का नेता किसी तीसरी पार्टी से पूछेगा। आरएसएस प्रमुख के पास इस मतलब इसके जवाब भी नहीं होंगे, वो जवाब देंगे। आरएसएस प्रमुख के पास क्यों गए, मैं आपको बता रहा हूं ना। जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो देश में सारे लोग संघम शरणम गच्छामि, यही एक कारण है। जैसे रामायण में जयंत करके इंद्र का लड़का एक कौवा था, उसने सीता माता के पैर में चोंच मारा, उसको कहीं तीनों लोक में खुद इंद्र उसके पिताजी ने शरण नहीं दी, ब्रह्मा ने नहीं दी, अंत में वहीं जाना पड़ा। तो अंत में अब अभी तक ये संघ को जो है गाली देते थे, अब उसी संघ की शरण में गए हैं। अभी तक ये संघ को चुनौती देते थे पिछले 10 साल, और अकल ठिकाने आ गई है, अब संघ के शरण में जा रहे हैं। अभी तो ये रिक्वेस्ट इन्होंने भेजा है। देखिए अभी ये केजरीवाल बड़े होशियार है, एक तरीके से इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट भेजा है कि भैया हम संघ की शरण में आना चाहते हैं, आशीर्वाद दीजिए। इनको पता चल गया है, कहीं ऐसा मुरारी जी बताएंगे, मुरारी जी आशीर्वाद देंगे या नहीं? आम आदमी पार्टी पूरा नागपुर में जाकर के राजनीति छोड़ के बैठ जाए। मुरारी जी आशीर्वाद। पहले तो शीला दीक्षित के खिलाफ जो फाइल थे वो लेके आए, दूसरा पंजाब में लोकपाल लेके आए, दिल्ली में भी केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट करके अपने ऊपर लोकपाल बिठाएं, अपनी स्क्रूटनी कराएं,
अपने सरकारों के जरा नहीं तो ए के मिश्रा जी इसीलिए तो कह रहे हैं कि ये सब ना करना पड़े, इसलिए आपकी शरण में आ रहे हैं। संगम शरणम गच्छामि। अरे खुल के बोल दीजिए शुक्ला जी, अरे खुल के बोल दीजिए ना कि संगम शरणम गच्छामि की मंशा प्रकट कर रहे हैं। मिश्रा जी, कल्याण वहीं से होगा। ये संघ की शरण में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये मार्क्सवादी हैं, ये माओवादी हैं। हृदय परिवर्तन हो गया होगा, खड़गपुर के जंगलों में सेवा देख करके हृदय परिवर्तन हो गया होगा। चलिए ठीक है सर, समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने 5 सवाल पूछे हैं मोहन भागवत से। बड़ा सवाल यह है कि क्या इन 5 सवाल का देश की जनता से कोई लेना देना है या नहीं, ये जनता अपने हिसाब से निर्णय इसका लेगी। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।